नमस्कार जी, पारस भाटिया जी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। तो हमारा सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे हम और उसके थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करें। द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस which increases or decreases according to the heat supplied or removed in reversible manner is called। क्या करते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू हीट सप्लाई। हीट सप्लाई या हीट रिमूव करने से रिवर्सिबल मैनर में, तो उससे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी पे असर पड़ता है, इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसका राइट आंसर जी, तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ चुका है। तो जस्टिस सबसे पहले राइट आंसर, शाबाश। तो स्पीड में हमने राइट आंसर देना है इसका। स्पीड में पारस भाटिया जी नहीं, एंथैल्पी नहीं है, दिस इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हमारे पास होती है, जो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, dQ/T। हम फॉर्मूला देखते हैं इसका, तो हमारे पास क्या होता है, dQ/T। तो dQ क्या है, वो हीट सप्लाइड है, तो हीट सप्लाई या रिमूव, उसके कारण एंट्रोपी चेंजेस होते हैं। ओके, आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड फ्लो या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आशीष सोनी आप भी लिखे, 1 पॉइंट आंसर लिखे, 2 पॉइंट ऐसे लिखे प्लीज, सारे कोशिश करें राइट आंसर जो भी आपने लिखना है वो क्या होगा, 2.A। ग्रेट, ये ऐसे है, ये सही है गगनदीप, शाबाश। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक फ्लो बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक को। ओके जी, नेक्स्ट, इन सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ शॉर्ट लेंथ which connects converging and diverging section of venturimeter is called as। तो हमारे पास क्या है कि एक कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग पोर्शन होता है, उन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा जो पोर्शन होता है शॉर्ट लेंथ का, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर, कनेक्टर, थ्रोट या मैनोमीटर ट्यूब। तो उसको क्या बोलते हैं जी, उसको क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर जी, अजय स्पोर्ट्स गेमिंग आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो ये हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर थ्रॉट जी। 90% सबने सही दिया राइट आंसर, 90% ने सही दिया है। नेक्स्ट देखें, मैकुले मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। मैकुले मेथड किस लिए यूज किया जाता है, ये मैंने पहले भी करवाया क्वेश्चन एक बार। मैकुले मेथड किस लिए यूज किया जाता है, पराग गोगाई आपने राइट जो भी आंसर देना है ABC में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थ्रॉट लिखोगे जब तक टाइम लग जाता है। तो हमें क्या करना है, 3.A, 3.B, 3.C ऐसे लिख देना। अब ये बताइए 4.A, 4.B, 4.C या 4.D। तो इसका राइट आंसर क्या, मैकुले मेथड किस लिए यूज किया जाता है, तो मैकुले मेथड जी, एग्जैक्टली, आशीष सोनी सबका जी। तो इसका राइट आंसर डिफ्लेक्शन के लिए, मैकुले मेथड डिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, मैकुले मेथड डिफ्लेक्शन के लिए। तो इस तरह से बोलते रहो बार बार। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज इज कॉल्ड। एक से ज्यादा जब फेज हो किसी सिस्टम में तो उसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड, ओपन, नॉन यूनिफॉर्म या हाइड्रोजीनियस। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा फेज हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड, ओपन, नॉन यूनिफॉर्म या हेट्रोजीनियस। तो हम क्या बोलेंगे इसको जी, ग्रेट शिव, फिफ्थ का राइट आंसर सही है। सुनील चौधरी जी, आइसोलेटेड नहीं है, जिसका नाम बोल रहा हूं वो सुना करो उसी को, कि आप मतलब ये है कि आपने ये टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, और ये +1 में होता है मोस्टली। आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पता लगता है। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं इसे। हेट्रोजीनियस जब हमारे पास फेज अलग अलग हो, एक जगह पे 2-3 फेज अलग अलग हो। अगर एक ही फेज होता है तो होमोजीनियस, हमारे पास और ज्यादा फेजेस आए तो हेट्रोजीनियस बोल देते हैं उसे, हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट। हमारे पास एंथैल्पी में चेंज कब आता है, जब हम किस पे करें हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट एंट्रोपी पे। इसका राइट आंसर देखते हैं जी कितनों का आता है, 6 पॉइंट क्या राइट आंसर होगा,
शिवलोक आपका भी सही था, राइट आंसर था 5th का। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। निधान सिंह, आज राम राम जी निधान जी, आपका राम राम नहीं आया आज, तो कईयों का अच्छा लगता है आप लिखते हो, अच्छा लगता है। तो ये क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर। तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, अजय स्पोर्ट्स गेमिंग, गेमिंग से बाहर आ जाओ बच्चे, गेमिंग से बाहर आ जाओ, गेमिंग नहीं। डार्क जस्टिस गलत, डार्क जस्टिस राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम करते हैं तो उसकी एंथैल्पी में चेंजेस आते हैं, ये याद कर लो, ठीक है। इन चीजों को याद कर लो कि किस किस तरह से है जी। तो उसको लिख लो कहीं पे, पॉइंट्स को लिख लो। और ये मैं वादा करता हूं आपको, कहीं ना कहीं आपको एसएससी जेई में आपके लोकल जो आपके एग्जाम होते हैं जेई के, उसमें दिखेगा, उसमें दिखेंगे ये क्वेश्चंस, फिर याद करोगे कि सर ने करवाया था ये क्वेश्चन। स्टीम फ्लो थ्रू अ नोजल इज कंसिडर्ड एज, स्टीम फ्लो थ्रू नोजल, नोजल के थ्रू अगर स्टीम फ्लो करती है तो क्या कंसीडर करते हैं, उसे क्या मानते हैं, कांस्टेंट फ्लो, आइसोथर्मल फ्लो, एडियाबैटिक फ्लो या कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे जी। इसका राइट आंसर 7 पॉइंट क्या होगा, देखते हैं कितना होगा, जल्दी आएगा राइट आंसर 7 पॉइंट जी। क्या होगा इसका, हाँ राम राम निधान जी, अब आया मजा, पता लग जाता है, आपकी अटेंडेंस हो जाती है कि हाँ निधान आ गया जी। इसका राइट आंसर, यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसका राइट आंसर है, डी कोई लिख रहा है, बी लिख रहा है, सी, हाँ अब आया है। तो सी वाले एडियाबैटिक फ्लो बोलते हैं, हम उसे एडियाबैटिक फ्लो बोलते हैं, जिसमें कोई हमारे पास हीट नहीं अंदर आ रही ना बाहर जा रही है, हमारे पास नोजल जो उसके थ्रू फ्लो करते हैं, तो हम एडियाबैटिक फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ये अजम्पशन है, तो हम मैंने लिखा है इसके साथ, it is an assumption when heat energy converted into kinetic energy through nozzle, then there is no loss of heat energy during the energy conversion of from flow through nozzle। तो इसको भी साथ साथ पढ़ लो कि हमारे पास जब हीट एनर्जी कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी से, तो वहां पे कोई भी हमारे पास लॉस नहीं होते, इसलिए ये अजम्पशन है, अजम्पशन लेके चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखें, एरिक्सन साइकिल, ये इजी वाला क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है सबका राइट आंसर होगा, इसका सबका राइट आंसर होना चाहिए जी। इसका बताइए 8 पॉइंट क्या होगा आंसर, 8 पॉइंट ए बी सी डी, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक दो, या दो आइसोथर्मल दो कांस्टेंट वॉल्यूम, दो आइसोथर्मल या दो कांस्टेंट प्रेशर, दो एडियाबैटिक और दो कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले गगन जी ने रिप्लाई किया, रोयल सोनू, ये तो लगा लो यार, आना ही आना है, एक साइकिल में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे मर्जी इसको कहां पे लिखोगे, वॉल पे कहां पे लिखोगे, लिखो वॉल पे, उसको लिख के बदले याद कर लो, आना ही आना है। तो सुनील चौधरी फिर से गलत हो गया, निधान जी गलत हो गया। तो हमारे पास ये होता है 2 आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट प्रेशर, हमारे पास होते हैं 2 कांस्टेंट आइसोथर्मल होते हैं, मतलब आइसोथर्मल होते हैं, 2 कांस्टेंट प्रेशर होते हैं। तो हमारे पास सी इज द राइट आंसर, ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, when two gases suddenly mix up with each other then resultant entropy of the system will, तो अगर दो हम क्या कर दें, गैसों को सडनली मिक्स अप कर दें, तो उसके कारण एंट्रोपी, रिजल्टेंट एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएंगे, वो डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, रिमेन सेम, या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग होता है इनिशियल कंडीशन। तो इसका हमारे पास बताइए, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर 9 का 9 का। गगन आप पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे लगता है और पढ़ना शुरू कर दिया आपने और पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरे भाई अनिल ठाकुर जी क्या हो गया, सुमित, अच्छे मजेदार आंसर नहीं आ रहे हैं आज, इसके मजेदार आंसर नहीं आ रहे हैं, हमें मतलब नहीं पता इन चीजों का। बच्चे एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है वो एनर्जी जो हमारे काम के लायक नहीं रहती, वो हमारे काम के लायक नहीं रहती। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर मेरी वीडियो देखिए तो ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप रोटी खाओगे,
आप जवान हो, अभी 20-30 साल के हो, 20-25 साल के हो, तो अभी जवान रोटी खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी है, वो आपकी एंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है, आप एंथैल्पी से वर्क डन कर सकते हो। लेकिन वही रोटी एक बुजुर्ग आदमी खाता है, चाहे वो 2 रोटी खा रहा है, आप भी 2 रोटी खा रहे हो, लेकिन वो उसकी एंट्रोपी बन रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है उसकी, वो काम के लायक एनर्जी नहीं है उसमें। तो जब दो गैसेस मिक्सअप होती हैं तो उसके कारण उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है। दो मिक्सअप होने से वो उसके फायदे वाली एनर्जी नहीं हमारे पास रहती है, तो इंक्रीज करती है बच्चे। ओके, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। रिजल्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ टू गैसेस बिफोर मिक्सिंग। तो हम समझो इस चीज को, एंट्रोपी तो इंक्रीज करनी करनी है यार, दुनिया की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी हमारे पास ये देखो ना, जो एनर्जी है हमारे पास, वो एनर्जी लगातार वो इस एनर्जी में बदल रहे हैं हम, जो काम के लायक नहीं है। पहले पेट्रोल इतना पड़ा था हमारे पास, हम उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते थे। अब धीरे 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 हमने पेट्रोल खत्म कर देना है और वो एंट्रोपी बढ़ रही है दुनिया की, इसीलिए एंट्रोपी, दुनिया की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इस चीज को समझो, ठीक है। आगे आगे बताइए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर इन केस ऑफ, आशीष नहीं करो ये कोई बात नहीं, 12 भी अब कर लेंगे कभी, अभी एक बार ये कर लें। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। लिक्विड नाइट्रोजन का, सॉलिड CO2 का, सॉलिड O2 का, या स्टील का। तो ये बताइए हमारे पास, ये बताइए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर इन केस ऑफ, किस केस में हम सब्लिमेशन प्रोसेस कर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जी आ चुका है, जी आ चुका है। तो CO2, तो सॉलिड, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। सब्लिमेशन क्या होता है हमारे पास, देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से गैस बनाते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट बना दे, सॉलिड से हम वेपर बना दे, वेपर से सॉलिड बना दे, डायरेक्ट बन जाए, तो हमारे पास बीच में क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन हम लिक्विड को मिक्स करके सॉलिड से सीधा गैसियस बना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है ना, वो अचानक से क्या बन जाएगी, हमारे पास गैस बन जाएगी, उसमें लिक्विड नहीं बनता, वो सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं उसे, सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट अराउंड 540, तो हमारे पास 540 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो किससे हम मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर से, रेडिएशन पायरोमीटर से, थर्मिस्टर से, या थर्मोकपल से। इसका क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर मापने के लिए क्या यूज करेंगे हम। तो इसका राइट आंसर जी, तो बच्चे हमारे पास पायरोमीटर जो होता है, उसी को याद रखना, पायरोमीटर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है। ये 540 को ज्यादा टेम्परेचर नहीं माना जाएगा इसको। तो रेडिएशन पायरोमीटर जो होते हैं बहुत ज्यादा, जिनके बी लिख रहे हैं, राइट आंसर बी नहीं है। तो हमारे पास थर्मोकपल यूज करते हैं, थर्मोकपल का यूज करते हैं हम, थर्मोकपल का। ग्रेट, डी, अनिल ठाकुर, ग्रेट, आपका सही है, आपका सही है। बर्नौली थ्योरम डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ, तो बर्नौलीज थ्योरम किसकी कन्वर्जन में इस्तेमाल होता है, मास कंजर्वेशन में मास, फोर्स, मोमेंटम, या एनर्जी। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से बता दीजिए, उत्तराखंड में से कोई है। मनीष कंबोजी, उत्तराखंड बहुत ही प्यारा स्टेट लगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा, मजा आया यार जाके उत्तराखंड में, मंसूरी बड़ा अच्छा एरिया लगा उत्तराखंड का। ग्रेट, बर्नौली थ्योरम, ये इसका राइट आंसर मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन होती है। एनर्जी हमारे पास देखो 3 तरह की हमारे पास होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमारे पास वेलोसिटी के कारण जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, और मेरे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। 3 तरह की एनर्जी होती है, तीनों आपस में कन्वर्ट होती है, तीनों आपस में कन्वर्ट होती है, इसलिए एनर्जी की कंजर्वेशन के बारे में बताया जाता है बर्नौली थ्योरम में। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखें, a liquid jet from a nozzle exposed to atmosphere transfers along, तो अगर एक नोजल से लिक्विड जेट निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, तो वो किस तरह का वो पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल पाथ, या पैराबोलिक पाथ। तो इसका बताइए राइट आंसर। 13 पॉइंट आप लिख देंगे, 13 पॉइंट, तो इसका राइट आंसर लिखिए 13 पॉइंट। ग्रेट, शाबाश। यासिर अली, ये क्या है,
स्ट्रेट लाइन में कैसे जाता है? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ, मनीष कंबोज, मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। चंडीगढ़ के पास गांव है जीरकपुर, तो वहां से हूँ। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, यार राइट आंसर कम लोगों का है। अब आया राइट आंसर, ग्रेट डी, पैराबोलिक पाथ। देखिए हमारे पास जब भी नोजल से पानी निकलेगा ना, तो हमारे पास तो लिक्विड इस तरह से वो हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास पैराबोलिक पाथ बनाएगा, इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ओके, तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इन दिस केस जेट फॉलोज प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा फॉलो करता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। नेक्स्ट देखिए, रेजिलेंस ऑफ बोल्ट में बी इंक्रीज बाय। तो अगर कोई बोल्ट है, हमारे पास सिंपल बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट, तो उसका रेजिलेंस मतलब हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी उसकी बढ़ाई जा सकती है। किसके थ्रू बढ़ाई जा सकती है? इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, इंक्रीजिंग डायमीटर, या इंक्रीजिंग हेड साइज। तो इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर 14 का डार्क जस्टिस सी लिख रहे हैं, बैकलॉग एक्सप्रेस सी लिखे, बैकलॉग एक्सप्रेस लेट आए हो, मुझे लगता है आप लेट आए हो, बैकलॉग में बिजी हो गए, बैकलॉग में बिजी हो गए क्या? तो अनिल ठाकुर नहीं, इसका राइट आंसर कुछ ही बच्चों ने दिया है। तो इसकी लेंथ इंक्रीज करने से रेजिलेंस बढ़ाया जा सकता है, लेंथ इंक्रीज करने से। शाबाश जिन्होंने राइट आंसर इसका दिया। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आम नहीं होते, नॉर्मली आपको नहीं मिलते हैं, तो वो ये क्वेश्चन होते हैं जो मरवाते हैं आपको, जो हमें फंसा देते हैं ना कि यार ये मेरा 1 नंबर से क्वेश्चन रहेगा, मेरा 0.25 से सिलेक्शन रहेगी। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार मिलते नहीं है, हमें बुक में नहीं मिलते। ओके, द पार्ट ऑफ टूथ बिटवीन द पिच सर्कल एंड द डिडेंडम सर्कल। तो एक डिडेंडम सर्कल होता है और हमारे पास क्या होता है, पिच सर्कल। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? हाफ टूथ, फ्लैंक, फेस या अपर टूथ। तो 15 पॉइंट, अब राइट आंसर कैसे लिखेंगे? 15 पॉइंट ए, 15 पॉइंट बी, 15 पॉइंट सी, 15 पॉइंट डी। तो इसका राइट आंसर अभिषेक ओझा जी ऐसे लिख दें आगे से 15 पॉइंट ये। तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है, किसको एक्सप्लेन करना है सर? किसको एक्सप्लेन करना है? सौरभ, इसको एक्सप्लेन करना है पीछे वाले क्वेश्चन को? तो हमारे पास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्लैंक, ग्रेट, फ्लैंक होगा इसका राइट आंसर, ग्रेट। तो हमारे पास इसके भी मैंने देखो अभी वीडियो बनाई हुई है, तो लेटेस्ट है वीडियो, आप देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके, ग्रेट। मेन एडवांटेज ऑफ शेल मोल्डिंग इज दैट, शेल मोल्डिंग की हमारे पास मेन एडवांटेज क्या है? मेटालिक पैटर्न इज यूज्ड, मोल्ड आर स्ट्रॉन्ग, थिन सेक्शन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड, या हाईली कॉम्प्लेक्स सेक्शन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड। तो हम इसका राइट आंसर देंगे 16 पॉइंट लिखेंगे, 16 पॉइंट इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 पॉइंट जी। तो ये बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, बार बार क्वेश्चन, उनमें से ये क्वेश्चन वो है कि बहुत बार रिपीट हो रखा है, ऐसा सी नहीं, खुद अपने आप को इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर रखा है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी, नहीं किसका राइट आंसर है? सौरभ, ग्रेट सौरभ। तो हमारे पास देखिए थिन सेक्शंस बनाए जा सकते हैं, दो पतली होते हैं ना, पतली हमने कोई चीज बनानी है, बहुत बारीक उसकी हमारे पास थिकनेस है, बहुत कम थिकनेस है, वो शेल मोल्डिंग के थ्रू बनाई जा सकती है, वो शेल मोल्डिंग के थ्रू बनाई जा सकती है। इसका राइट आंसर ये। और ये रिपीट होते वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, मनीष कंबोज, आप ना इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लें, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें, पूरे सोशल मीडिया मैंने उस पर दिया हुआ है। ओके, इन हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग प्रेशर टू लुब्रिकेंट इज सप्लाइड बाय। तो हम हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग में प्रेशर किस तरह से, लुब्रिकेंट किस तरह से देते हैं? एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं, पार्शियली एक्सटर्नल या पार्शियली फ्रॉम रोटेशन ऑफ जर्नल, नॉट सप्लाइड बाय एक्सटर्नल, या शार्प ड्रिवन पंप। तो इसका बताइए। थैंक यू लव फॉर फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू बच्चे जी, बहुत जी, थैंक यू जी। हाइड्रोस्टैटिक, तो इसका राइट आंसर किसका है बच्चे? इसका राइट आंसर 17 पॉइंट, सिर्फ दो बच्चों का राइट आंसर है, एक्सटर्नल सोर्स। शाबाश गगन और अनिल ठाकुर, शाबाश। तो इसका राइट आंसर, थैंक यू वेस्ट बंगाल से लव, थैंक यू जी। हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग, हम इसमें प्रेशर, हमारे पास क्या होता है लुब्रिकेंट, हम प्रेशर से, हमारे पास पंप होता है और वो लगातार लुब्रिकेंट देता रहता है, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग में लगातार देता रहता है, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स से होता है,
एक्सटर्नल सोर्स से होता है। तो मैंने ना यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लिया करो। आप दोबारा इसको करोगे तो थोड़े टाइम बाद दोबारा करा करो, इन क्वेश्चंस को दोबारा कर लिया करो। और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन ढूंढ के समझ के कि ये चीज आपको सही रहेगी या नहीं। बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपको काम आने वाले वही लाता हूं मैं। विच abrasive particle would you choose for grinding tungsten carbide tool inserts? तो हमने क्या करना है, कौन सा अब्रेसिव पार्टिकल चूज करेंगे अगर हमने टंगस्टन कार्बाइड टूल, टंगस्टन कार्बाइड टूल होता है ना, उसका आगे इंसर्ट होता है, उसको हमने ग्राइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो वो खुद ही हार्ड है, टंगस्टन कार्बाइड टूल पहले ही हार्ड है, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे। 18 पॉइंट। तो ग्रेट, इसका राइट आंसर सही है आप सबका। निधान, हाँ जी आपका सही है जी। जी इसका डायमंड, डायमंड से होगा, डायमंड। ठीक है, ओके। आप बच्चे मुझे मैसेज कर देना, सौरभ घोष, वहां पे फेसबुक या किसी पे। ग्रेट साइज ऑफ अब्रेसिव यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील इज यूजली स्पेसिफाइड बाय। तो किससे हमें स्पेसिफाई करते हैं, ग्रेट साइज। ग्रेट साइज होता है, अब्रेसिव होता है हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील में, तो उसका ग्रेट साइज हम किस कैसे इसका नंबर होता है, हार्डनेस नंबर, साइज ऑफ व्हील, या सॉफ्टनेस ऑफ हार्डनेस ऑफ एब्रेसिव, या मैश नंबर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी। 19 का मुकेश आदूर, नहीं जी ये नहीं है आपका राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर्वेंट ऑफ अलमाइटी अल्लाह, थैंक यू। ये बच्चे होता है। अरे यार ये मैं सच बताऊं, मैं एक इतना फील किया है, टीचर दिल से बना जाता है, टीचर दिल से बना जाता है। मेरा दिल है बस टीचर बनने का, टीचर बनने का दिल था। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। मैश नंबर होता है बच्चे, मैश नंबर होता है, मैश साइज इज द मैश नंबर एंड इट्स रिलेशनशिप टू द साइज ऑफ ओपनिंग इन द मैश। तो इसमें आप डिटेल पढ़ लिया करो बाद में। एंड दस द साइज ऑफ पार्टिकल दैट कैन पास थ्रू दीज ओपनिंग। तो हमारे पास मैश होता है, क्या वो छननी होती है ना जैसे, ऐसे मैश नंबर होता है हमारे पास। मैश नंबर क्या है, मैश साइज से पता लगता है, उस छननी में से छान छान के अलग अलग नंबर होता है। तो आप देख रहे हमारे बजरी होते हैं ना, जो अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, बजरी होते हैं ना जो हम सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, तो उसके भी हमारे पास छननी होती है कि किस साइज का चाहिए, उसको कह देते हैं हम मैश नंबर। मैश साइज होता है वो, ओके। मैश ही बोल देते हैं हम, छननी बोल देते हैं, वो मैश बोल देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, इजी वाला क्वेश्चन, तो मुझे लगता है सबका राइट आंसर होना चाहिए, ये राइट आंसर सबका होना चाहिए। 20th, बैकलॉग एक्सप्रेस, ग्रेट। हेलो हेलो समर प्ले हाउस, हेलो जी। इसका राइट आंसर, जी इसका राइट आंसर, ग्रेट 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 ग्रेट। लास्ट आज का क्वेश्चन, और फिर से दोबारा मिलेंगे। और जी मैं करा दूंगा डार्क जस्टिस, मैं करवाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करवा दूंगा। मैं बहुत अजीब सा हूँ यार, जब तक मैं सच में बताऊं, मैं इतना अजीब है मन मेरा कि मुझे लगता है कि एक एक पॉइंट क्लियर हो। ऐसे नहीं है कुछ भी मैं पेज पे लिखना शुरू कर दूं जल्दी जल्दी में मैं राइट आंसर दे दूंगा, तो हमारे पास ये जल्दी से हम कोई भी टॉपिक करा दूंगा। मुझे लगता है जब तक मैं कंप्लीट उसे नॉलेज नहीं दे सकता, मैं करवाता नहीं हूं तब तक मैं उसे। ओके, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास बी इसका राइट आंसर था। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है हमारे पास, उसके लिए डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला है। ओके, ओ ग्रेट मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलेक्ट हो गए डीआरडीओ में। एक बार क्लैपिंग कर दें यार सारे इनके लिए। मनीष भाग्यवंत, भाग्यवंत मनीष भाग्यवंत, एक बार सर क्लैपिंग कर दें सारे इनके लिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार, ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो। आप भी प्लीज सारे इनको एक बार जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दें, ठीक है। और जैसे इन्होंने मेहनत की होगी कभी ना कभी, आप भी, आपकी मन मेहनत सफल हो जो इतनी मेहनत कर रहे हो। और दूसरी एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए सबके पास 24 घंटे हैं, समझ, एक रेस हो रही है, यहां से यहां तक रेस हो रही है, 24 घंटे हैं। 24 घंटे में देखो एक बंदा भाग रहा है 18 घंटे, और एक बंदा भाग रहा है 8 घंटे, और एक बंदा भाग रहा है 4 घंटे। तो कौन जीतेगा, तो आप खुद लगा लो, ठीक है। तो
आप खुद लगा लो, जो ज्यादा देर ज्यादा घंटे दे सकता है, क्योंकि यार देखिए आपके ऑलमोस्ट आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो एक बार बनाने होते हैं, लेकिन उसके बाद मेन होता है हमारे पास क्या, एमसीक्यू। एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करो, और उस एमसीक्यू की जी प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं फिर से दोबारा, एक बार अपनी मेरी वेबसाइट पे आओ। वहां पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाने के लिए आपके लिए। मेरी वेबसाइट को आप मेरी हेल्प करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे फॉरवर्ड करें। तो ये एमसीक्यू काफी बना चुका हूँ। यहाँ पे मॉक टेस्ट में चला जाया करो, और ये मॉक टेस्ट भी दिया करो। मॉक टेस्ट मैंने 13 डाल दिए हैं, तो ये मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है आपकी। तो मुझे मार्क्स भी बता दिया करो कि आप